आज की कहानी है सच्चा प्यार भाग 2। मुझे शेखर के बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया। वह लड़कियों से बातें करने में माहिर था और कई लड़कियां इसी कारण उस पर फिदा हो गई थीं, क्योंकि जब वह मुझसे बातें कर रहा था तो उस 2 घंटे के समय में कई लड़कियां खुद आकर उससे बात कर गई थीं। सभी उसे डार्लिंग, स्वीटहार्ट आदि पुकार कर उसके गाल पर चुंबन कर गई। इससे मुझे मालूम हुआ कि वह लड़कियों के बीच बहुत मशहूर है। वह काफ़ी सुंदर था, लंबा चौड़ा और गोरे रंग का। उसकी आंखों में शरारत और होठों में हसीन मुस्कुराहट थी। हमारे ही विश्वविद्यालय से एमबीए कर रहा था। उसके पिताजी भारत में दिल्ली शहर के बड़े व्यवसायी थे। शेखर एमबीए करने के बाद अपने पिताजी के कार्यालय में उच्च पद पर बैठने वाला था। ये सब उसी ने मुझे बताया था। मैं विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी और वह किराए पर फ्लैट लेकर रहता था। उसी से मुझे मालूम हुआ कि उसके पिता कितने बड़े आदमी हैं। हमारे एक दूसरे से विदा लेते समय शेखर ने मेरा सेल नंबर मांग लिया। सच कहूँ तो उस पार्टी से वापस आने के बाद मैं शेखर को भूल गई थी। मेरा ख्याल से वह बड़े रईस पिता की औलाद है और वह मुझ जैसी साधारण परिवार की लड़की से दोस्ती नहीं करेगा। उस शुक्रवार शाम 6 बजे मेरे सेल फोन की घंटी बजी। हेलो, मैंने कहा। हाय। दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। हाँ, वह और कोई नहीं, शेखर ही था। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप मुझे याद करती हैं, मैंने हंसते हुए कहा। कोई आपको भूल सकता है क्या? बताइए, क्या हाल चाल है? कैसे याद किया मुझे आपने? अपनी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स में आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है और उसके लिए जो सज़ा मैं दूंगा वह आपको माननी पड़ेगी। मंजूर है? उसकी आवाज़ में शरारत उमड़ रही थी। इल्ज़ाम? मैंने ऐसी क्या गलती की जो सज़ा के लायक है? आप ही बताइए। मैं भी हंस कर बोली। शेखर ने कहा, पिछले 1 हफ्ते से ना मैं ठीक से खा पाया हूँ और ना ही सो पाया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ आपका ही चेहरा दिखाई देता है। मेरी इस बेकरारी का कारण आप हैं, इसलिए आपको दोषी ठहराकर आपको सज़ा सुना रहा हूँ। सुनेंगी आप? हाँ, बोलिए, क्या सज़ा है मेरी? आपको इस शनिवार मेरे फ्लैट पर मेरा मेहमान बनकर आना होगा और पूरा दिन मेरे साथ बिताना होगा। मंजूर है आपको? जी मंजूर है, कह मैं भी खूब हंसी। उस शनिवार मुझे अपने फ्लैट में ले जाने के लिए खुद शेखर आया। मेरी खूब खातिरदारी की। एक लड़की को अति महत्वपूर्ण महसूस कैसे करवाना है, यह बात हर मर्द को शेखर से सीखनी चाहिए। शाम को जब वह मुझे हॉस्टल छोड़ने आया तब हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। यही शेखर की खूबी थी। उसके बाद लगभग 6 महीने हर शनिवार मैं उसके फ्लैट पर जाती और फिर रविवार को ही लौटती। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे, मगर मैं एक विषय में बहुत ही स्पष्ट थी। मुझे मालूम था कि हम दोनों भारत से हैं। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी मिलता जुलता नहीं। हमारी बिरादरी अलग थी, हमारी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल भिन्न थी। जो बड़ी दीवार बनकर हम दोनों के बीच खड़ी रहती थी, शुरू से ही जब मैंने इस रिश्ते में अपने आप को जोड़ा, उसी वक्त से मेरे मन में कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे मालूम था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, मगर जो समय मैंने शेखर के साथ व्यतीत किया वह मेरे लिए अनमोल था और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब शेखर ने बड़ी ही सरलता से मुझे अपनी शादी का निमंत्रण दिया, क्योंकि उस रिश्ते से मुझे यही उम्मीद थी। अगले हफ्ते ही वह भारत चला गया और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कभी कभी उसकी याद मुझे आती थी, मगर मैं उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होती थी। मेरे लिए शेखर एक ख़त्म हुआ किस्से के अलावा कुछ नहीं था। शेखर के चले जाने के बाद मैं 1 साल के लिए अमेरिका में ही रही। इस दौरान मेरी माँ भी अपनी अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी थी। उन्हें अमेरिका आना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ का सर्दी का मौसम उनके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैं अपनी पीएचडी ख़त्म करके भारत लौट आई। अमेरिका में जो पैसे मैंने जमा किए और मेरी माँ के पीएफ से मिले, उनसे मुंबई में 2 बेडरूम वाला
फ्लैट खरीद लिया। बाद में मुझे 3,000 मासिक वेतन पर एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। मेरे मुंबई लौटने के बाद मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। मगर शादी इतनी आसान नहीं थी। शादी के बाज़ार में हर दूल्हे के लिए एक तय रेट होता था। हमारे पास तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर से मेरी माँ का बोझ उठाने के लिए लड़के वाले तैयार नहीं थे। जब मैं अमेरिका से मुंबई आई थी तब मेरी उम्र 25 साल थी। शादी के लिए सही उम्र थी। मैं भी एक सुंदर सा राजकुमार जो मेरा हाथ थामेगा उसी के सपने देखती रही। सपनों को हकीकत में बदलना संभव नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते हुए 3 साल निकल गए। मेरी ज़िंदगी में दोबारा एक आदमी का प्रवेश हुआ। उसका नाम ललित था। वह भी अंग्रेजी का लेक्चरर था, मगर उसने पीएचडी नहीं की थी, सिर्फ एमफिल किया था। पहली मुलाकात में ही मुझे मालूम हुआ कि वह भी मेरी तरह मध्यवर्गीय परिवार का है और उसकी एक माँ और बहन है। उसने कहा कि उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और माँ और बहन दोनों की जिम्मेदारी उसी पर है। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।